नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम नीरज है। नीरज हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। ये जो घटना घटी थी ना, पिछली नवंबर 2023 की बात है। तो क्या हुआ था इनके साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी दो भाइयों की है। एक का नाम, जो बड़ा भाई था उसका नाम नीरज, और जो छोटा भाई था उसका नाम था राकेश। दोनों भाई बिजली मिस्त्री थे। दुकान नहीं थी उनकी, ना कोई ठिया था। सिर्फ छोटे मोटे ठेकेदारी का काम किया करते थे। क्लाइंट उनके अच्छे खासे बन चुके थे। अब जरिया था मोबाइल फ़ोन। सारा काम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मिलता था और वो घर से रह करके, अपने घर में रह करके इस काम को ऑपरेट करते थे। लेकिन सर्दियों के टाइम में जो काम था उनका बहुत मंदा हो चुका था। बहुत मुश्किल से कोई क्लाइंट मिलता था, नहीं तो कई कई बार तो ऐसा होता था कि पूरा दिन निकल जाता था, कोई क्लाइंट फ़ोन ही नहीं करता था। और ऐसे ही रात के करीब 10 बज रहा था। सर्दियों की रात थी। तो दोनों भाई, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और जो राकेश थे अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। घर में माँ बाप पूरा परिवार था और सब लोग अब सोए हुए थे। और तभी जो छोटे भाई का मोबाइल फ़ोन था, अधिकतर उसी पर क्लाइंट का फ़ोन आया करता था। राकेश की घंटी फ़ोन की बज उठी। राकेश गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी उनका नींद टूट गया। फ़ोन देखे तो एक अच्छे क्लाइंट का नंबर शो कर रहा था। नींद में भी रहते हुए फ़ोन जैसे तैसे उन्होंने उठाया और हेलो बोला तो उधर से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी। आओ, उधर से एक फार्म हाउस का मालिक का फ़ोन था। वो कहने लगा, भाई देखो, रात के टाइम मैं फ़ोन तो नहीं करता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। रात 10 बज चुका है और देखो इमरजेंसी है, इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी काम को कर पाओगे। जिस फार्म हाउस के आप लोग वायरिंग किए थे और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर भड़ाका उठा है, लगा है कि जैसे शॉर्ट सर्किट हो गई हो। अब पूरा फार्म हाउस में अंधेरा हो चुका है और सुबह में वहाँ पर कोई मीटिंग है, पार्टी आने वाली है। चलो रात तो कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन सुबह में लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो भाई मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अभी चले जाओ और जो भी फॉल्ट है उसको सही कर दो, क्योंकि क्लाइंट सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे। आज जब इतना बात छोटे भाई राकेश सुने तो नींद उड़ चुकी थी। क्लाइंट बहुत बढ़िया क्लाइंट था और उन्होंने पूरी फार्म हाउस की वायरिंग भी उन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। अब तो इनकी जिम्मेवारी बनती थी। अब ऐसे क्लाइंट को मना तो भी नहीं कर सकती थी। अब कोई रात का 10 ही बजा था। अब जो थे राकेश अपने बड़े भाई को आवाज़ लगाने लगे, भैया भैया भैया। अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोए हुए थे। अब रात तो काफ़ी हो चुका था, ठंड का माहौल था। अब भैया ने आवाज़ लगाया, हाँ छोटे बोल। तब राकेश जो थे पूरी कहानी बताया कि भैया ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। वो फार्म हाउस क्लाइंट का फ़ोन है, उसके लाइन में धमाका हो गया है। अब तो जाना ही पड़ेगा भैया, कहीं अगर नहीं गए तो कल उनकी कोई मीटिंग है 8 बजे की, वो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब क्लाइंट बढ़िया था, टाइम पर पैसे मिल जाता था और जाना ही था उन लोगों को। अब दोनों भाई जल्दी जल्दी तैयार हुए, अपने टूल वगैरह रखे बैग में। अब मोटरसाइकिल थी उनके पास में। अब मोटरसाइकिल लेकर के निकलने लगे। लेकिन
जो माँ थी ना, बूढ़ी माँ, वो बोल पड़ी कि देख बेटा, ठंड का टाइम है और इस वक्त में कौन सा काम करने जा रहा है तू लोग, मत जाओ, जो भी होगा सुबह देख लेना, लेकिन इस वक्त मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। लेकिन उस क्लाइंट को वो लोग मना भी तो नहीं कर सकते थे। बहुत बढ़िया क्लाइंट, अगर ये क्लाइंट हाथ से निकल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बहुत काम देता था वो। अब दोनों भाई अपनी माँ को समझाने लगे कि माँ, अरे कैसी बात कर रही हो, वो जगह हमारे लिए कोई नई थोड़ी है, हम तो वहाँ का पूरा काम करके आए हैं बिजली का, हाँ कोई ज़्यादा दूरी पर थोड़ी है, मुश्किल से आधा घंटा का रास्ता है, अभी हम जाएंगे 1 घंटे में वापस आ जाएंगे काम करके, आप तो शांत रहा। दोनों भाई अपने माँ को समझा करके, लेकिन माँ मान नहीं रही थी, बार बार कह रही थी कि बेटा मुझे ठीक ना लग रहा है, तो मत जाओ मत जाओ। लेकिन दोनों भाई नहीं माने, अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और निकल पड़े। करीब थोड़ी देर के बाद में आप उस फार्म हाउस पर पहुंच गए। फार्म हाउस में दूर से ही पता चल रहा था कि अरे वहाँ तो अंधेरा पसरा हुआ है, नहीं तो उस जगह पर लाइट ही लाइट जलती हुई दिखाई देती थी। अब बाइक चलाते हुए फार्म हाउस के गेट पर पहुंची। अब चौकीदार शायद उनका इंतजार ही कर रहा था, मालिकों ने शायद बता दिया होगा। जब बाइक देखा तो उसने गेट खोल दिया और बोला भाई बस आप ही लोग का मैं इंतजार कर रहा था। दोनों भाई बाइक रोके, चौकीदार से पूछने लगे कि अब बताओ आप कहाँ से आपने आवाज़ सुनी, क्या हुआ था, विस्तार से बताओ। तब वो कहने लगा कि भाई जो पेड़ के पास में मेन बिजली जहाँ पर आ रही है ना, जहाँ पर मीटर बॉक्स और सब एमसीबी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, वहीं से आवाज़ आई थी। एक धमाका सा हुआ था, चिंगारी सी भी निकली थी। अब जो नीरज राकेश थे बात समझ गए कि कोई ना कोई लाइन में फॉल्ट हुआ है। अब फिर चौकीदार से बोले आप गेट बंद करो और टॉर्च लेके चलो, टॉर्च हमें दिखाना, क्योंकि अंधेरे में काम थोड़ी हो पाएगा। अब फिर तीनों लोग उस जगह पर चल पड़े जो बाउंड्री के किनारा था। फार्म हाउस तो ऐसे काफ़ी बड़ा था और एक कोने में लगा हुआ था बिजली का सारा उपकरण। एक पेड़ था, घना पेड़ था, ऊंचा पेड़ था, और उसी के पास में ये बिजली घर छोटा सा बना हुआ था उनका, जहाँ पर मेन लाइन आती थी और उसी जगह से हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता था। सारे एमसीबी स्विचेस उसी जगह पर लगे हुए थे। दोनों भाई टॉर्च की रोशनी में काम पर लग गए, फॉल्ट ढूंढते रहे। आखिरकार फॉल्ट एक जगह पर उनको नजर आया। एक जगह से तार बिल्कुल जली हुई थी, मोटी केबल थी। आइए तो अपने हिसाब से गए थे, इनको क्या पता था कि इतनी मोटी केबल भी जल सकती है। अब उसी साइज का केबल चाहिए था, लेकिन उनको याद था कि जब काम किए थे तो तार का टुकड़ा बहुत सारे बचे हुए थे और मुश्किल से आधे मीटर के तार का टुकड़े की जरूरत थी। अब उन्होंने चौकीदार से बोला कि भाई स्टोर रूम की चाबी है ना नीचे वाला गोदाम की? तो बोला हाँ, केबिन में टंगी हुई है। तब अपने छोटे भाई से राकेश जो थे, नीरज राकेश को बोले कि जा और गोदाम में से तार ढूंढ के ले आ इसी साइज का, और तब तक मैं कुछ देखता हूँ, आगे भी लाइन चेक करता हूँ। अब जो चौकीदार था टॉर्च लेकर के चल पड़ा। इधर जो नीरज थे अपने मोबाइल की रोशनी में और लाइन को चेक करने लगे थे। राकेश चौकीदार अब चले गए थे तार लाने के लिए। अब उस पेड़ के पास में उस छोटी सी बिजली का जो स्विच था वहाँ पर, अब वहाँ पर नीरज अकेले थे और बाकी जो काम को थे वो चेक कर रहे थे अपने मोबाइल की रोशनी से। करीब 5-7 मिनट हुआ था और तार एक एक तार को वो चेक करते जा रहे थे। और तभी लगा कि जो पेड़ था ना, अचानक बहुत तेजी से जैसे एक बार हिला और उस पर जो भी पक्षी वगैरह बैठे हुए थे ना, हड़बड़ा करके और फुर से आसमान में उड़ गए। अब उनको लगा नीरज को कि इस जगह पर काफी बंदर रहते थे। अब उनको यही समझ में आया कि जो पेड़ हिला है ना, ये बंदरों की फौज यहाँ पर होगी और उन्हीं का काम होगा ये पेड़ हिलाने का।
तो डर तो लगा नहीं नीरज को, और जो अपना काम कर रहे थे, चेक कर रहे थे, वो करते जा रहे थे। और फिर अचानक उनके पीछे आहट हुई और वो समझे कि शायद राकेश और वो चौकीदार केबल लेके आ गए, और बिना पीछे मुड़े हुए जहाँ पर उनका ध्यान केंद्रित था, और उसी को देखते हुए कहने लगे कि राकेश, तार मिल गया ना, ला मुझे पकड़ा। बिना देखे हुए हाथ पीछे कर दिए, एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च और निगाहें अपना एमसीबी के ऊपर में, और जो दाहिना हाथ था वो पीछे करके और तार मांगने लगे, राकेश तार दे दे। और चौकीदार को आवाज़ दिए, बोले भाई तू टॉर्च के जरा रोशनी इस पर फोकस कर। अब जैसे हाथ पीछे किए, अब एक हाथ उनका हाथ पकड़ लिया। अब एक हाथ में टॉर्च लिए हुए हैं, ध्यान एमसीबी के पॉइंट पर है, और जब हाथ में टॉर्च वो तार नहीं आया और लगा कि जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया। अब बिल्कुल एकदम ठंडा हाथ, वैसे तो सर्दी काफ़ी थी। अब जब हाथ कोई पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा, तो राकेश को आवाज़ देने लगे। वो समझे कि राकेश का ही हाथ होगा, और बोले भाई मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है, तार पकड़ा ना। लेकिन जब हाथ छूटा नहीं ना, तब वो मोबाइल की रोशनी और अपना चेहरा पीछे के साइड में किए, और जैसे ही अपना चेहरा सामने लाए और जिसने हाथ पकड़ा है उसको देखा, तो उनकी चीखें निकल गई। मोबाइल जो जलता हुआ था अब जमीन पर जा गिरा, चीख पर चीख मारने लगे डर करके। वो क्या देखते हैं कि जिसने हाथ पकड़ा है वो एक औरत है, लाल कपड़ों में, और चेहरा एकदम डरावना सा दिख रहा है, आंखें बड़ी बड़ी, घाल पिचके हुए, ऐसे निशान बने हुए जैसे बहुत घायल हो, और हाथ बर्फ की तरह ठंडा। वैसे सर्दी तो थी, अब नॉर्मल इतना हाथ ठंडा नहीं होता, बर्फ की तरह, लेकिन जिसने भी औरत ने हाथ पकड़ी थी अब हाथ लग रहा था कि बहुत बर्फ की तरह हो चुका है। अब एक नज़र में देखते ही जो नीरज थी वो पहचान गए कि अरे भाई ये आम इंसान नहीं हो सकती, ये तो कोई चुड़ैल है। और चीख पर चीख मारने लगे, अपने भाई को आवाज़ देने लगे, राकेश चौकीदार, राकेश चौकीदार, चिल्लाने लगे। भागना चाहते थे लेकिन वो चुड़ैल हाथ पकड़ कर रखे थे, भाग भी नहीं पाया। कोशिश बहुत की उन्होंने उस चुड़ैल से अपने हाथ छुड़ाने की, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। और अचानक वो चुड़ैल, लाल कपड़ा उसके कंधे पर जैसे शॉल वगैरह होता है, और वैसे ही एक कपड़ा था और जो अपने शरीर पर लपेट रखा था, और वो कपड़ा जैसे नीरज के पूरे शरीर पर जिसे डाल दिया हो, जैसे कंबल ओढ़ाया जाता है, और वैसे ही लाल कपड़ा नीरज के शरीर पर डाल दिया। और जैसे ही लाल कपड़ा उनके सर पर पड़ा, आंखें एकदम अंधेरे में डूब गई थी, और उनको लगा कि जैसे वो नरक में जा चुके हैं। हर तरफ चीखे चीखे सुनाई पड़ रही थी, डरावना माहौल हो चुका था। अंधेरे में बहुत सारे लोगों के चीखने के, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कोई दर्द से करा रहा था, कोई बहुत जोर जोर से चीख रहा था। और अचानक ऐसा लगा कि पूरा शरीर उनका घूम रहा है, आसमान घूम रहा है अंधेरे में, और चक्कर खा करके नीचे गिर पड़े। इधर जो थे नीरज अब एक तरह से बेहोश हो चुकी थी, ना जाने उनके क्या हुआ। हाँ, उधर जो राकेश थे उनके छोटा भाई, अब गोदाम से निकाल के तार और चौकीदार के साथ में लेकर के उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ वो बिजली घर था। जब वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं क्या कि वहाँ तो उनका भाई है नहीं, नीरज है नहीं। टॉर्च की रोशनी हर तरफ जला के देख रहे हैं, तो नीरज तो वहाँ गायब। अब राकेश अपने भाई को आवाज़ देने लगे, भैया कहाँ हो कहाँ हो, लेकिन भैया का कहीं आता पता नहीं।
और तभी निगाह उनकी जमीन पर पड़ी। भैया का मोबाइल तो वहीं पड़ा हुआ उल्टा। जब उस मोबाइल को उठाए तो टॉर्च जलता हुआ मिला। ये क्या मतलब भाई? अब तो शंका हो गया राकेश को कि भैया के साथ तो कुछ गड़बड़ हुआ। ये मोबाइल तो उनका जान था, चाहे कुछ भी हो जाए मोबाइल किसी को देते नहीं थे। और ऐसा कैसे हो गया कि मोबाइल उनका जमीन पर पड़ा हुआ है, अब भैया का पता ही नहीं है। वो बिल्कुल समझ चुके थे कि भैया के साथ कुछ कांड हो गया है। अब जोर जोर से चौकीदार भी आवाज़ लगाने लगा, इधर छोटे भाई राकेश भी आवाज़ लगाने लगा, कहाँ हो भैया, कहाँ हो भैया। लेकिन भैया की कोई सुध बुध नहीं, ना कोई आवाज़ आ रही है कि भैया है कहाँ पर। अब आसपास में उस एरिए में ऐसा कोई घर भी नहीं बना हुआ था, बस वही एक बड़ा सा घना सा पेड़ था। अब जब कहीं आसपास में पता नहीं चला तो जो चौकीदार था ना, अब ना क्या उसको दिमाग में आया कि टॉर्च जलाते हुए उस पेड़ के पीछे चला गया। जब पेड़ के पीछे गया ना तो वो भी चीख करके एकदम जोर से चिल्लाया, राकेश राकेश जल्दी आओ। अब राकेश जहां थे वहां से दौड़ते हुए चौकीदार जो था उसके पास पहुंचे, पेड़ के पास में। जब वहां पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि भैया उनके जो घना पेड़ था, मोटा पेड़ था, और उसके दूसरी साइड में जमीन पर गिरे हुए थे। नाक में से खून निकल रहा है, जैसे किसी ने नाखून मारा हो, चेहरे पर नाखून लगा हुआ है, गले पर जैसे कोई खरोच मार रखा हो। आसपास में कोई नहीं। दोनों लोग एकदम डरे हुए थे। अब नीरज को उठाने की कोशिश करने लगे। नीरज बेहोशी में थे और कुछ बड़बड़ा रहे थे। अब इतना तो पक्का हो चुका था कि जो नीरज हैं जिंदा हैं, लेकिन अभी होश में नहीं है। अब चौकीदार की मदद से राकेश अपने भाई को उठा करके आज चौकीदार के केबिन में ले गए जल्दी जल्दी। इसके बाद पानी वानी डाल करके उनको होश में लाने की कोशिश करने लगे। अब कुछ देर के बाद में वो होश में भी आ चुके थे। जैसे होश में आए वो चीख मारने लगे, डर गए, उठ करके बैठ करके इधर उधर देखने लगे जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। अब जो राकेश को समझ में आ गया कि कुछ इनके साथ में गड़बड़ हुआ, अपने भाई से पूछने लगे कि भैया क्या हुआ आपके साथ में? आप पेड़ के पीछे जमीन पर गिरे हुए थे, आइए आपके चेहरे पर ये दाग, ये कट, ये निशान खरोचों का कैसा है? क्या हुआ था आपके पास में? क्या हुआ था आपके साथ में? आप जो नीरज थे कुछ देर तो चुपचाप डरे हुए दिखाई दे रहे थे, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। जब दोनों लोग चौकीदार और राकेश पूछने लगे बार बार, भैया बताओ तो सही हुआ क्या आपके पास साथ में? तब कुछ देर के बाद में जो नीरज थे अब पूरी बात बता दी है। आप ये बात सुन करके राकेश तो हैरान थे, लेकिन जो चौकीदार था वो तो एकदम डर चुका था। उसके बदन अब डर के मारे लग रहा था कांप रहा हो। और कहने लगा कि भाई मैंने तो सुना था, मैं भी नया हूँ, अभी कुछ ही महीने हुए मेरे को इस जगह पर, लेकिन पुराना जो चौकीदार था ना वो कहता था कि कभी कभी उस पेड़ पर से जैसे कोई पेड़ हिला रहा हो और किसी औरत को रोने की आवाज़ आती थी। हाँ, लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं किया। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है, ये वही औरत है जिसके बारे में पिछले चौकीदार ने मुझे बताया था, और उसने वार्निंग भी दिया था कि रात के टाइम बिजली घर के पास उस पेड़ के पास कभी मत जाना, चाहे कुछ भी हो। अब सारा खेल समझ में आ चुका था। नीरज होश में आ चुके थे लेकिन डरे हुए थे। अब मालिकों को चौकीदार ने फ़ोन किया, सारा किस्सा बताया। अब मालिक कहने लगे कोई बात नहीं, इनको बोलो अभी घर चले जाएंगे, और कोई बात नहीं सुबह में आकर के अपना काम कर देंगे। अब तो फॉल्ट मिल चुका है ना, अब तो ताड़ी ही उड़ना है ना। अब इसके बाद जो राकेश थे अपने भाई को बाइक पर बिठाया और घर चल पड़े। घर पहुंचने पर उनकी माँ इंतज़ार कर रही थी। अब नीरज की पत्नी भी शादीशुदा थे, उनकी पत्नी भी इंतज़ार कर रही थी।
अब घर पहुंचते ही पूरा किस्सा माँ को बताया क्या। माँ तो पहले ही मना कर रही थी कि बेटा मत जा, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। लेकिन दोनों लोग किसी ने नहीं माना। अब जो कुछ था सामने आ चुका था। अब जो नीरज थे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और आज तक शादी के 3 साल हो गए थे, आज तक किसी बात पर पत्नी से कोई कहा सुनी, कोई झगड़ा, ऐसी बात नहीं हुई थी। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे को इज्जत करते थे। अब नीरज अपने कमरे में गए। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब किसी को विश्वास था कि वो चुड़ैल अब नीरज के साथ पीछे पीछे घर तक आ जाएगी, किसी को अंदाजा तक नहीं था। अब सबने समझा कि मामला वहीं पर ख़त्म हो चुका है। चुड़ैल ने जो करना था करके अब भाई को छोड़ दिया है। अब क्या बात है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब नीरज अपने कमरे में पत्नी के साथ में, पत्नी सेवा भाव करी, जो चोट वोट लगा था उस पर कुछ मलहम सलाम लगाया और कहने लगी अब आप आराम कीजिए, सुबह डॉक्टर के पास एक बार मैं ले चलूँगी, आपको दिखवा दूँगी, दवा ले लेंगे डॉक्टर से। कहने का मतलब ये। अब माँ आंगन में बैठी हुई अब जो छोटा बेटा था उसको समझा रही थी कि बेटा तेरे को तो मैं कई बार मना कर दिया कि मत जा मत जा, लेकिन ना तो बड़ा सुनता है मेरी बात को और ना तू सुनता है। तुम लोग अगर मेरी बात सुन जाते ना तो ये कहानी नहीं होती। इसके बाद राकेश को बोली जा अपने कमरे में सो जा, मैं भी अब जा रही हूँ। माँ को भी अंदेशा नहीं था कि जो चुड़ैल नीरज पर हमला की हुई थी और घर तक पहुँच चुकी है। अब सब कोई अपने अपने कमरे में, जाड़े की रात थी, अब अपने अपने रजाई में जा घुसे थे। इधर जो नीरज थे अपनी पत्नी के साथ रजाई में थे और दोनों लोग कुछ देर के बाद में अब सो गए थे, गहरी नींद में चले गए थे। अचानक ऐसा लगा, जो नीरज बताते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे मेरी रजाई के ऊपर में आ बैठा हो, रजाई के ऊपर से ही कोई मेरे गला को दबाने की कोशिश कर रहा हो। जब छाती पर, सीने पर वजन बढ़ा और गले पर दबाव बढ़ा तो मैं तो छटपटाने लगा। मैं रजाई को उठाकर फेंकना तक चाहता था ताकि जो मेरा दम घुट रहा था मैं उसको रोकूं और देखूं कि कौन मेरे सीने पर बैठा हुआ है। पत्नी को आवाज़ दे रहे थे लेकिन पत्नी गहरी नींद में, ना जाने उसको क्या हुआ था। बड़ी मुश्किलों के बाद में अब वो रजाई को फेंक पाए थे और जैसे ही रजाई फेंकी सामने में वही औरत उनको खड़ी दिखाई दी, उनके पलंग के दूसरे हिस्से पर, और देख रही है बड़ी बड़ी आंखों से नीरज के साइड में। अब पत्नी नीरज की सोई हुई है, उसको होश ही नहीं है कि अभी अभी क्या यहाँ घर में चला है। अब डरे हुए नीरज अपनी माँ को चिल्लाने लगे और पत्नी को आवाज़ देने लगे, पत्नी को झकझोरने लगे, हाथ पकड़ के, रे उठ जा उठ जा। और तब जाके पत्नी उठी और आवाज़ जो दिए थे माँ को, माँ भी उठ करके दरवाजे पर आ गई और वो भी चिल्लाने लगी कि नीरज बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, सब खैरियत तो है। लेकिन जो नीरज थे अब उठ करके, अब पत्नी भी उठ चुकी थी और जैसे ही पत्नी उठी चुड़ैल जो सामने खड़ी थी अब वो गायब हो चुकी थी। जल्दी से नीरज ने दरवाज़ा खोला, माँ को सारी बात बताया कि माँ देख यहाँ पर ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। माँ भी घबरा गई। अब घर के सारे लोग एक बार और जाग चुके थे। सब डर जो था सबके चेहरे पर था, सब कोई डरा हुआ था। सबसे ज़्यादा डरे थे जो नीरज और उनकी पत्नी। दोनों लोग ने उस चुड़ैल को देखा था इसी घर में। अब किसको नींद आए, सुबह होने के इंतजार करने लगे। सुबह जब हुई तो नीरज की माँ ने पहला ही काम किया कि किसी तांत्रिक को बुलाना जो ये चुड़ैल भूत उतारने का काम जानता हो, उसके पास पहुंचे, एक ओझा के पास में। ओझा के लेकर के आई। सबसे पहला उसने यही काम किया और ओझा भी जब नीरज को देखा तो उसको समझ में आ गया कि इसके ऊपर अभी भी आत्मा का साया बरकरार है। अब फिर वो
जो भी था तंत्र मंत्र के द्वारा अब उस चुड़ैल को उतारने लगा। पूजा विधान जो भी उसका होता था सब कुछ करने लगा, तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। और करीब 2 घंटे के बाद में तब जा कर के बोला कि अब मैंने उस चुड़ैल को भगा दिया है। अब फिर वो सावधान भी करने लगा कि देखो, जिस जगह से चुड़ैल आई है ना, वहाँ पर नीरज को खास करके 1 महीने तक उस एरिया में नहीं जाना है। नहीं तो हो सकता है कि एक बार इसके मुंह में खून लग चुका है, दोबारा वो कोशिश करेगी नीरज को पाने की। कभी भी नीरज के वो ऊपर हमला कर सकती थी अगर उस एरिया के पास में गए। तो इसलिए बेहतर है कि नीरज उस एरिया में ना जाए जहाँ पर ये चुड़ैल रहती है। चुड़ैल दिखाई दी थी, चुड़ैल उन पर हमला किया था और आखिरकार सब कुछ ऐसा ही हुआ। अब तंत्र मंत्र के द्वारा अब इतना हो चुका था कि चुड़ैल उस घर में नहीं थी और ना नीरज के शरीर पर ना किसी के शरीर पर भाग गई थी। लेकिन तांत्रिक की जैसे चेतावनी था वैसे ही नीरज और राकेश करने लगे। वो उस फार्म हाउस पर नहीं गए। फ़ोन आया उस मालिक का कि अब तो पहुंच जाओ, लेकिन जो राकेश थे पूरा खेल बता दिए कि रात में क्या क्या हुआ था और सब उसी पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल की कारनामा था। आप किसी और से काम करा लीजिए, हम लोग तो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, आप हमारी मजबूरी के समझिएगा। मालिक भी समझदार थे, वो कहने लगे कि ठीक भाई, तो अपने पहले भाई को संभाल, भाई को देख रेख कर, अब बाद में कभी मिलना तब हम बात करेंगे बैठ करके। इसके बाद तो नीरज और राकेश कभी भी उस फार्म हाउस पर नहीं गए थे। हाँ, उस मालिक का और भी काम था, वो जो जरूर जाके करके आते थे, लेकिन फार्म हाउस का कोई भी काम मालिक उनको बताता था ना, तो बिल्कुल दोनों भाई मना कर देते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीरज जी की, राकेश जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।